अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम लास्ट चैप्टर सेंट्रल डोगमा का करेंगे विच इज़ ट्रांसलेशन। ठीक है। ट्रांसलेशन क्या होती है कि जो मैसेंजर आरएनए के पास इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है, वो आगे कोड होती है प्रोटीन की सिंथेसिस के अंदर। ठीक है, उसको हम ट्रांसलेशन कहते हैं। तो इससे पहले हम पढ़ चुके हैं व्हाट इज़ रेप्लिकेशन, बड़ी डिटेल के अंदर चैप्टर है, वो यूट्यूब पे अपलोडेड है। इसके बाद हमने पढ़ा था ट्रांसक्रिप्शन, वो भी बड़ी डिटेल में है। और उसके बाद ट्रांसलेशन पढ़ी है। इसमें एक मैं आपको चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि जो इनहिबिटर हैं उनकी तरफ आपने बड़ा कंसंट्रेट करना है। रेप्लिकेशन के डिफरेंट इनहिबिटर एंटीबायोटिक्स वगैरह यूज़ होती हैं, ट्रांसक्रिप्शन के लिए डिफरेंट होती हैं और ट्रांसलेशन के लिए डिफरेंट होती हैं। तो इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना, आपको पता होना चाहिए कि कौन सी एंटीबायोटिक और एप्लीकेशन को स्टॉप करती है, कौन सी एंटीबायोटिक ट्रांसक्रिप्शन को स्टॉप करती है और कौन सी एंटीबायोटिक ट्रांसलेशन को स्टॉप करती है। तो ये आपके पास एक समरी होनी चाहिए कि क्या है। तो ये सेंट्रल डोगमा है, आपको मैं काफ़ी दफ़ा बता चुका हूँ कि डीएनए का सिंथेसाइज होना ये रेप्लिकेशन है। फिर डीएनए से आगे आरएनए का सिंथेसाइज होना ये ट्रांसक्रिप्शन है। और फिर मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन, इसमें दूसरे हेल्पिंग राइबोसोमल आरएनए भी आ जाता है और ट्रांसफर आरएनए, वो भी हेल्प करते हैं प्रोटीन की सिंथेसिस में। लेकिन जो मेन इंफॉर्मेशन होती है वो मैसेंजर आरएनए के पास होती है, यानी कि फंक्शनल जो प्रोडक्ट बनता है वो मैसेंजर आरएनए से बनता है। ठीक है। तो ट्रांसलेशन में ये हम चीज़ें डिस्कस करेंगे कि ट्रांसफ़र आरएनए का स्ट्रक्चर क्या है और किस तरह उसकी एक्टिवेशन होती है, राइबोसोम का क्या स्ट्रक्चर है प्रोकैरियोट और यूकेरियोट्स के अंदर, मैसेंजर आरएनए का क्या रोल होता है प्रोटीन सिंथेसिस में, और जेनेटिक कोड ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्या होता है। इसके अलावा आगे कौन कौन से फैक्टर हैं विच इज इन्वॉल्व इन द प्रोटीन सिंथेसिस इन प्रोकैरियोट एंड यूकेरियोट। तो सबसे पहले है डेफिनेशन, ये सबको आनी चाहिए। ट्रांसलेशन इज द प्रोसेस इन विच सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड ट्रिपलेट इन ए messenger RNA gave rise to a specific sequence of amino acid during the synthesis of a पॉलीपेप्टाइड चेन प्रोटीन। ठीक है, यानी कि जो आपके मैसेंजर आरएनए के पास ट्रिपलेट जिसको कोडोन कहते हैं, वो एक अमीनो एसिड को कोड करता है। वो जो इन्फॉर्मेशन होती है वो आगे प्रोटीन के अंदर चेंज होती है। ट्रांसलेशन प्रोसेस अकर इन साइटोसोल, ये यूक्रियोट में तो साइटोप्लाज्म में होती है, प्रोक्रियोट के अंदर भी साइटोप्लाज्म में होती है। प्रोक्रियोट में सारे प्रोसेस बल्कि साइटोप्लाज्म के अंदर ही हो रहे होते हैं। साइटोसोल क्या होता है, सॉल्युबल पार्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म। ठीक है। लेकिन जो यूक्रियोट हैं उसमें ट्रांसक्रिप्शन और रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन ये न्यूक्लियस के अंदर होती है, जबकि ट्रांसलेशन ये होती है आपके साइटोप्लाज्म के अंदर। Translation process occur in the cytosol and require the involvement of protein synthesizing unit जिनको हम राइबोसोम्स कहते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये ज़्यादातर राइबोसोमल आरएनए से बने होते हैं। मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, अमीनो एसिड, अमीनो साइड, ट्रांसफर आरएनए, सिंथेटेज एंड सेवरल अदर प्रोटीन का रोल होता है प्रोटीन की सिंथेसिस के अंदर। तो ये सेंट्रल डोग्मा आपको बार बार बताएं कि डीएनए से डीएनए का बनना ये रेप्लिकेशन है। फिर डीएनए की जो सीक्वेंस है एक्सोनिक सीक्वेंस, एक्सोनिक इंट्रोनिक रिमूव हो जाती हैं ट्रांसक्रिप्शन की रेगुलेशन के दौरान। जो एक्सोनिक सीक्वेंस हैं ये डिकोड होती हैं किसके अंदर, प्रोटीन के अंदर। और आपको पता है कि ट्रिपलेट जो न्यूक्लियोटाइड बेसेस होती हैं वो एक अमीनो एसिड को कोड करती हैं। तो सबसे पहला अमीनो एसिड बनता है, यानी कि लगता है आके ये मैसेंजर आरएनए के ऊपर होती है AUG सीक्वेंस, जबकि ट्रांसफर आरएनए के इसके अगेंस्ट सीक्वेंस होगी UAC। ठीक है। तो ये मैथ्यूनिन को कोड कर रहा होता है, ये मसलन प्रोलिन को कोड कर रहा है, ये आर्जिनिन को कोड कर रहा है। जो ये ट्रिपलेट कोडोन है जो अमीनो एसिड बना रहे होते हैं, ये आप देख सकते हैं वही प्रोसेस है। तो प्रोटीन सिंथेसिस कंपोनेंट कौन कौन से हैं, मैसेंजर आरएनए यानी कि ओपन रीडिंग फ्रेम। ओपन रीडिंग फ्रेम कौन सा होता है, कि वो फ्रेम जहाँ से प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट होती है और जहाँ पे जाके एंड होती है।
यानी कि स्टॉप कोडॉन जहाँ पे आ जाते हैं। माइनो एसिड आप पहले 20 थे, आप 22 हो गए हैं, क्योंकि दो स्टॉप कोडॉन जो हैं वो बाज़ औक़ात सेलिनोसिस्टीन और पायरोलाइसिन को कोड कर रहे होते हैं। ट्रांसफ़र आना चाहिए होता है, मैग्नीशियम आयन चाहिए हैं, इसके अलावा आपको माइनोसाइल ट्रांसफ़र आरएनए सिंथेज़ सिंथेटेज 1 और 2 चाहिए होते हैं। इनिशिएशन, लॉन्गेशन एंड टर्मिनेशन फैक्टर इसमें रोल है। तो सबसे पहले है ये जो 3 प्राइम एंड है ट्रांसफ़र आरएनए का, इसके ऊपर आके लगता है माइनो एसिड। तो जब माइनो एसिड एनर्जी की मौजूदगी में आके लगता है तो उसकी हो जाती है वो चार्ज माइनो एसिड है। जो सीक्वेंस इधर होती हैं वो आगे एंटी कोडॉन के पास ट्रांसफ़र होती हैं और वो फिर कोड होती हैं मैसेंजर आरएनए को, और उस तरह एक माइनो एसिड ऐड हो जाता है। ये मसलन यहाँ पे क्या हुआ है, सीरीन 3 प्राइम एंड के ऊपर क्या लगा है, सीरीन माइनो एसिड, ठीक है, थ्रू ये एस्टर बॉन्ड के ज़रिए लगा। तो ये माइनो एसिड सीरीन लग गया है, तो इसकी जो एंटी कोडॉन सीक्वेंस है ये है और कोडॉन सीक्वेंस ये है, यानी कि ये तब तक ट्रांसफ़र आरएनए इधर आके नहीं लगेगा जब तक कि सीरीन वाली आगे इसको मैसेंजर आरएनए के ऊपर सीक्वेंस नहीं मिलती, यानी कि एक्यूरेट ट्रांसफ़र आरएनए आके लगता है, दूसरे ट्रांसफ़र आरएनए उधर आके नहीं लगेंगे। जो एंटी कोडॉन जो है वो कोडॉन के ऊपर उसी वक्त लगेगा जब एग्जैक्ट माइनो एसिड होगा। द 3 प्राइम एंड ऑफ द ट्रांसफर आरएनए बाइंडिंग साइट ऑफ माइनो एसिड, ये मैं आपको बता चुका हूँ, एटीपी की मौजूदगी में ये चार्ज हो जाता है। एंटी कोडॉन लूप एट द अपोजिट एंड, ये एंटी कोडॉन लूप है जो कोडॉन प्रोवाइड कर रही होती है, यानी कि डिकोडिंग कर रही होती है माइनो एसिड की। इंटरेक्ट विद कंप्लीमेंट्री कोडॉन ऑन द मैसेंजर आरएनए। राइबोसोम्स के बारे में क्या है कि राइबोसोम्स आर द माइक्रोमॉलिक्यूल मॉलिक्यूलर कम्प्लेक्स दैट डायरेक्ट द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। इसमें ज़्यादातर क्या होता है कि इसमें ज़्यादातर राइबोसोमल आरएनए होता है 60 to 70% और 30 to 40% इसमें प्रोटीन होती है। ईच राइबोसोम्स हैज़ 2 राइबोसोमल यूनिट, लार्ज एंड स्मॉल। प्रोकैरियोट में 60-40 होता है और 50-40 होता है, और यूकैरियोट के अंदर 60-40 होता है, 60-30 होता है, 60 और 40 होता है यूकैरियोट्स के अंदर, और 50 और 40 होता है प्रोकैरियोट्स के अंदर। तो ये आप देखें, ये अगर देखें आपके राइबोसोम्स को, तो इसके 2 यूनिट होते हैं, एक छोटा यूनिट 30 या 40 एस होता है और ये 50 या 60 एस होता है। तो ये आपके पास ई साइट है, पी साइट है, ए साइट है। पी साइट के ऊपर सबसे पहले ये जो कोडॉन एंटी कोडॉन जो है UAC आके लगता है, जो कि AUG को कोड कर रहा होता है, यानी कि मैथियोनिन को कोड कर रहा होता है। ए साइट को हम एंट्री साइट ऑफ माइनो एसिड भी कहते हैं। यहाँ पे जो अगले अपकमिंग माइनो एसिड हैं वो यहाँ पे आके लगेंगे। पी साइट को हम पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन साइट भी कहते हैं, यानी कि जो अगला अमाइनो एसिड आएगा वो ये जो पहले से मौजूद अमाइनो एसिड होगा इसके साथ क्या बनाएगा, पेप्टाइड बॉन्ड बनाएगा। क्या बनाएगा, पेप्टाइड बॉन्ड। और फिर आगे जब पेप्टाइड बॉन्ड बन जाएगा फिर ट्रांसलोकेशन होगी। ट्रांसलोकेशन क्या होगी कि एक यूनिट आगे मूवमेंट होगी, तो ये वाला जो है इस जगह पे आ जाएगा और ए साइड आगे आगे चली जाएगी, और जो अनचार्ज माइनो एसिड है वो यहाँ पे ई से मीन एग्जिट साइड, ठीक है, यहाँ से फारग हो जाएगा कि वो जो उसने माइनो एसिड दे दिया अब उसका फंक्शन खत्म है, अब वो रिसाइकल प्रोसेस करेगा। ठीक है, ये आपको मैं बता चुका हूँ। ये 40 ये देखें, सॉरी ये मैं आपको 50 और 30 एस मिलते हैं तो ये 70 एस बनते हैं, यहाँ पे 60 और 40 एस मिलते हैं तो 80 एस बनते हैं। तो प्रोकैरियोट का राइबोसोम 70 एस होता है, यूकैरियोट का राइबोसोम 80 एस होता है। जेनेटिक कोड ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम जेनेटिक कोड का टेबल बनाते हैं तो ये बिल्कुल सिंपल है, इसमें वो कोई बड़ी लंबी चौड़ी साइंस नहीं है। आपने क्या करना है, ये कॉलम ड्रा कर लेने हैं,
ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है। इधर भी आपने कितने कॉलम ड्रा कर लेने हैं, 1 2 3 4, ठीक है। और यहाँ पे आपने लाइनें लगा देनी है और एक छोटी सी लाइन ऊपर लगा देनी है और इधर भी एक आपने छोटी सी लाइन लगा देनी है, ठीक है। अब ये जो ये वाली रो है, इसके ये अंदर आप पहले यू लिखेंगे फिर सी ए जी, ये सीक्वेंस आपने लिखना है, इसे डेविएट नहीं करना। यू सी ए जी, यहाँ पे भी आपने क्या लिखना है, इस रो में भी यू सी ए जी, और इसमें आपने ये चारों इकट्ठे लिख देने हैं, यू सी ए जी, यू सी ए जी, यू सी ए जी, यू सी ए जी, चारों ये इनके इसके अंदर ब्लॉक्स के अंदर। अब इनकी आपने मल्टीप्लिकेशन करनी है, इसकी इसके साथ होगी और एक इधर से आ जाएगा, फिर इसकी इसके साथ होगी, एक इधर से आ जाएगा, फिर इसकी इससे होगी, एक इधर से आ जाएगा, फिर इसकी इससे होगी और एक इधर आ जाएगा। इस तरह ये चार जो है ये 64 कम्बिनेशन बनते हैं। कितने कम्बिनेशन बनते हैं, 64, ठीक है। देखना है 4 4 बार 16, 16 4 बार 64, ठीक है। 64 कम्बिनेशन यानी कि 64 माइनो एसिड, 64 नहीं 63 माइनो एसिड कह सकते हैं, और एक एंटी ये स्टॉप कोडोन होता है। इसमें 3 स्टॉप कोडोन है, जो 2 स्टॉप कोडोन है वो बाज़-औक़ात 2 न्यूली डिस्कवर्ड अमाइनो एसिड को कोड कर रहे होते हैं। 21st है यूजीए, ये 21st अमाइनो एसिड को कोड कर रहा है, जिसको हम कहते हैं सेलिनोसिस्टीन। और दूसरा है यूएजी, ये यूएजी ये स्टॉप कोडोन, ये अभी तक स्टॉप है ये, और यहाँ पे आ जाएगा प्रोटीन सिंथेसिस स्टॉप हो जाएगी। तो ये कोड कर रहा होता है पायरोलाइसिन को, यूएजी किसको कोड कर रहा होता है। बहरहाल इसकी इसके साथ मल्टीप्लिकेशन होगी, फिर ऊपर वाले के साथ, फिर इसकी इसके साथ, फिर नीचे वाले के साथ, फिर इसकी इसके साथ, फिर उससे नीचे वाले के साथ, फिर इसकी इसके साथ, और इस तरह ये को देखें, ये यू 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 सी, क्योंकि इधर सी आ रहा है नीचे, फिर यू यू ए क्योंकि इधर ए आ रहा है, फिर यू यू जी क्योंकि यहाँ पे जी आ रहा है। तो ये जो ऊपर वाले दो हैं ये फिनाइलएलानिन को कोड कर रहे हैं, जो नीचे वाले दो हैं ये ल्यूसीन को कोड कर रहे हैं। ये जो सेकंड है यू सी यू यू सी सी यू सी ए यू सी जी, इसमें ये सारे जो हैं ये सीरीन को कोड कर रहे हैं। इसमें आ जाएं तो यू ए यू, ठीक है, और यू ए सी, ये दोनों टायरोसिन को कोड और कर रहे हैं, कोड कर रहे हैं। इसी तरह यू ए ये स्टॉप कोडोन है, फिक्स्ड स्टॉप कोडोन है, फिर यू ए डी ये भी एक स्टॉप कोडोन है। तो ये दो स्टॉप कोडोन कर रहे हैं, लेकिन ये यूएजी जो है ये बात पायरोसाइलाइसिन को कोड कर रहा होता है। इसी तरह आगे चले जाएं, यू जी यू ये सिस्टीन को कोड कर रहा है, यू जी सी ये सिस्टीन को कोड कर रहा है, फिर यू जी ए ये स्टॉप कोडोन है, बाज का ये किसको कोड कर रहा होता है, सेलिनोसिस्टीन को। फिर यू जी जी ये ट्रिप्टोफान को कोड कर रहा है। इसी तरह ये आप देखें यहाँ पे आपका स्टार्ट कोडोन है ए यू, और इसमें से ये चौथे वाला जी ये ए यू जी ये मैथ्यूनिन को कोड कर रहा है। तो ये फर्स्ट अमाइनो एसिड है जहाँ से प्रोटीन की सिंथेसिस स्टार्ट होती है। इस टेबल को ड्रा करना बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। बस आपको ये फर्स्ट आपने यू इधर लिखना है 5 प्राइम एंड के ऊपर, और इधर भी 5 एंड के ऊपर यू, और फिर ये इधर 3 प्राइम एंड के ऊपर ये सीक्वेंस नीचे यू सी ए जी यू सी ए जी यू सी ए जी यू सी ए जी। जेनेटिक कोड मैं आपको बता चुका हूँ, इवन दो देर आर ओनली 22 अमाइनो एसिड एग्जिस्ट, देर आर एक्चुअली 64 पॉसिबल कोडोन अवेलेबल, ठीक है। ये मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। ये जी जी यू ये ग्लाइसिन को कोड करता है, ठीक है। ये फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड है, ये सेकंड न्यूक्लियोटाइड है, और ये थर्ड न्यूक्लियोटाइड है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं कि 3 न्यूक्लियोटाइड का जो कोड होता है वो एक अमाइनो एसिड को कोड कर रहा होता है। मसलन GCU है वो एलानिन को कोड कर रहा है, UGU है ये सिस्टीन को कोड कर रहा है।
तो करेक्टरिस्टिक्स ऑफ जेनेटिक कोड क्या है? ट्रिप्लॉइड कोडॉन होते हैं और वो एक अमीनो एसिड बना रहा होता है, यूनिवर्सल है यानी कि चेंज नहीं होते ये। नॉन ओवरलैपिंग इसके करेक्टरिस्टिक्स नॉन ओवरलैपिंग होते हैं। एंड एम्बिगुअस बाज़ औक़ात जो फर्स्ट ट्रांसफर आरएनए की न्यूक्लियोटाइड होती है बेस, वो 2-3 दूसरी बेसेस के साथ लग सकती है, इसलिए एक से ज़्यादा चांसेस होते हैं अमीनो एसिड के अटैचमेंट के। डीजेनरेट है यानी कि ये इसके करेक्टरिस्टिक्स डीजेनरेट हैं और इसमें जब स्टॉप कोडॉन आ जाएगा तब जाके टर्मिनेशन होगी प्रोटीन की। अच्छा, कुछ अनयूजुअल जेनेटिक कोड भी मौजूद हैं, मसलन यूजीए स्टॉप कोडॉन है, लेकिन ये बाज़ औक़ात ट्रिप्टोफान को कोड करता है किसके अंदर? माइकोप्लाज्मा के अंदर, स्पायरोप्लाज्मा के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ मैनी स्पीशीज। इसी तरह CUG ये ल्यूसिन के अंदर को कोड कर रहा होता है, लेकिन बाज़ औक़ात ये थ्रियोनिन को कोड करता है माइटोकॉन्ड्रिया यीस्ट के अंदर जो होता है। UAA UAG ये स्टॉप कोडॉन है, ये ग्लूटामिन को कोड कर रहे होते हैं, लेकिन वो मैं आपको दो जो बता चुका हूँ, वो पायरोलाइसिन और सिस्टीन, उनको भी आपने ज़हन में रखना है। तो ये स्टॉप कोडॉन है, लेकिन बाज़ औक़ात ये ग्लूटामिन को कोड करते हैं कहाँ पे? एस्टाब्यूलेरिया, टेट्रा एमीना एंड पैरामीशियम। इसी तरह UGA स्टॉप कोडॉन है, ये बाज़ औक़ात सिस्टीन को कोड करता है यू प्लॉट्स के अंदर। ये डीजेनरेशन जेनेटिक कोड की क्या है कि ये जो मैथियोनिन और ट्रिप्टोफैन है, ये इसका एक कोडॉन है, ये फिक्स रहेगा। एस्पैरेजिन और एस्पार्टिक एसिड के दो हैं, सिस्टीन, ग्लूटामिन, ग्लूटामिक एसिड, हिस्टाडीन, लाइसिन, फिनाइलएलानिन, टायरोसिन और आइसोल्यूसिन। टायरोसिन इसके दो हैं, आइसोल्यूसिन के 3 हैं, एलानिन, ग्लाइसिन, प्रोलिन, थ्रियोनिन, वेलिन के 4 हैं। कम्बिनेशन आपने उधर से देख भी लेने हैं। आर्जिनिन, ल्यूसिन और सीरिन के 6 हैं, यानी कि आर्जिनिन, ल्यूसिन और सीरिन ये सबसे ज़्यादा बनने वाले अमीनो एसिड हैं। अच्छा, वोबल बेस क्या होती है? ये जो एंटीकोडॉन के ऊपर फर्स्ट बेस है, ये बाज़ औक़ात आइडेंटिफाई करती है, ये जो मैसेंजर आरएनए का कोडॉन है इसको मोर देन वंस रिकॉग्नाइज करती है, तो इसलिए जो है वो इसको वोबल बेस भी कहते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये C है, इसके साथ G लगता है, लेकिन अगर U है तो वो बाज़ औक़ात A के साथ भी लग सकता है और G के साथ भी लग सकता है। इसी तरह अगर I है तो वो 3 कोडॉन को रिकॉग्नाइज कर सकता है, थर्ड में से A U C। ठीक है, तो ये है इसके अंदर मसलन C के साथ हमेशा G लगेगा, A के साथ U लगेगा, लेकिन अगर U आ गया तो वो A के साथ भी लग सकता है, G के साथ भी लग गया। G आ गया तो वो U के साथ भी लग सकता है, C के साथ भी लग सकता है। I आ गया तो वो 3 के साथ लग जाता है। फर्स्ट यानी कि ट्रांसफर आने का बात हो रही है, UCA के साथ वो जाके लग सकता है। तो ये डिफरेंट कम्बिनेशन में ये आपके पास आ जाएंगे। तो ये 3 स्टॉप कोडॉन है, इसके कम्बिनेशन मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ। अच्छा, ट्रांसलेशन कैसे होती है? इसमें 4 फेजेस होती हैं। सबसे पहले एक्टिवेशन है, फिर उसके बाद इनिशिएशन है, फिर एलांगेशन है, फिर टर्मिनेशन है। ठीक है, एक्टिवेशन में क्या होता है? ये जो आपका माइनोसाइल ट्रांसफर आरएनए सिंथेटेज की मौजूदगी में होती है और इसमें ATP का मालिक्यूल जो है वो लगता है। इस तरह जो है वो एक्टिवेशन हो जाती है किसकी? ट्रांसफर आरएनए की। प्रोकैरियोट्स के अंदर इनिशिएशन फैक्टर होते हैं, IF1, IF2 और IF3, ये रोल प्ले करते हैं प्रोटीन सिंथेसिस के अंदर। ठीक है, और इसमें एनर्जी का यूज़ भी होता है। सबसे पहले क्या होता है? IF3 बाइंड टू द फ्री 30S सब यूनिट ऑफ राइबोसोम, और फिर वो जब ये बाइंड कर जाता है तो फिर वो जो लार्ज सब यूनिट है राइबोसोम का, उसको बाइंड नहीं करने देता। हेल्प टू prevent the large subunit binding to it without an messenger RNA molecule and forming an inactive ribosome। ठीक है, फिर क्या रोल आता है? IF2 complex with GTP and IF1 then bind to the small subunit. It will assist the charge initiation transfer RNA to bind। फिर ट्रांसफर RNA जो कि सबसे पहले कौन सा आके लगेगा? UAC।
यानी कि जिसके साथ एंटीकोडॉन होगा, यूएसी कहाँ पे लगेगा, AUG की वो सीक्वेंस को स्कैन करेगा, जहाँ पे AUG आएगा मैसेंजर आरएनए के ऊपर, जहाँ पे आके लग जाएगा। और ये पी साइड पे फर्स्ट अमाइनो एसिड हमेशा आके पी साइड पे ऐड होता है, इसको आपने याद रखना है। लेकिन अपकमिंग जो नया आएगा वो ए साइड के ऊपर आके लगेगा, ठीक है। तो जब वो ए साइड के ऊपर आके लगेगा, यानी कि ए साइड को हम अमाइनो एसिड की एंट्री साइड भी कहते हैं, और पी साइड को हम वैसे तो पेप्टाइडल साइड कहते हैं, लेकिन वहाँ पे क्या होता है, पेप्टाइड बॉन्ड बनता है। फिर ट्रांसलोकेशन होती है, यानी ट्रांसलोकेशन क्या होती है कि जो मैसेंजर आरएनए है वो एक बेस आगे मूव करता है, जिसकी वजह से फिर जो अमाइनो एसिड उतर जाता है, तो ट्रांसफर आरएनए एग्जिट वाली साइड से बाहर निकल जाता है। भाई आपका काम खत्म हो गया, अब आप जाएं। The initiation transfer RNA can then bind to the complex by base pairing of its anticodon with AUG codon of messenger RNA, ये आपको मैं बता चुका हूँ। At that point IF3 can be released, जो IF3 सबसे पहले लगा होता है वो remove हो जाता है, and it role keeping the subunit apart and helping the messenger RNA to bind are complete. दिस कम्प्लेक्स इज कॉल्ड 30S इनिशिएशन कम्प्लेक्स, ठीक है। इसके बाद फिर धड़ाधड़ अमाइनो एसिड ऐड होते जाते हैं, क्योंकि 50S सब यूनिट भी ऊपर आके लग जाता है। द 50S सब यूनिट कैन नो बाइंड विच डिस्प्लेस IF1 और अब इनिशिएशन फैक्टर सारे ख़त्म हो जाते हैं, और इसमें ATP GTP लगती है, ठीक है। दिस कम्प्लेक्स इज कॉल्ड एज 70S इनिशिएशन कम्प्लेक्स। इसके बाद धड़ाधड़ अमाइनो एसिड आते जाएंगे और एलांगेशन होती जाएगी। ये आप देखें, ये आपका 30S राइबोसोमल RNA, इसके ऊपर मैसेंजर RNA आके लगा के इसकी मौजूदगी में, IF3 की मौजूदगी में, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, ट्रांसफर आरएनए, यानी कि जिसके ऊपर चार्ज अमाइनो एसिड लगा हुआ है मैथियोनिन, वो पी साइड के ऊपर आके लगेगा, ठीक है। लॉन्ग विद एलांगेशन फैक्टर, इनिशिएशन फैक्टर 1 और 2, ये एक प्री इनिशिएशन कम्प्लेक्स बनता है ट्रांसलेशन का। फिर इसके बाद 50S सब यूनिट आके लगता है, और ये IF1 और IF2 ये भी रिलीज हो जाते हैं, ठीक है। और इस तरह फिर प्रोटीन की लांगेशन का प्रोसेस शुरू हो जाता है। द सिंपल राइबोसोम हैज़ 2 ट्रांसफर आरएनए बाइंडिंग साइड, दीज आर कॉल्ड ए को हम एंट्री साइड कहते हैं अमाइनो एसिड की, और पी साइड जहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड बनता है अपकमिंग अमाइनो एसिड और मैथियोनिन के साथ, फिर वो ट्रांसलोकेट होता जाता है और नए अमाइनो एसिड ऐड होते जाते हैं पेप्टाइड बॉन्ड के जरिए। द ए साइट इज वेयर द इनकमिंग अमाइनो एसिड, ये मैं आपको बता चुका हूँ। These sites are the cleft of small subunit and contain adjacent codon that are being translated. One major outcome of initiation is the placement of the initiation transfer RNA to the P site, ठीक है। ये P site के ऊपर पहला जो है कोडो एंटी कोडोन लगता है। इट इज द ओनली ट्रांसफर RNA that has this, as all the other must enter the A site. तो मैंने कहा कि सिर्फ एक आके शुरू में AUC आके AUG के ऊपर लगता है, बकाया सारे ए साइड के ऊपर आके लगते हैं, और फिर ट्रांसलोकेशन होती है, यानी कि मैसेंजर RNA एक 3 न्यूक्लियोटाइड बेस आगे जाते हैं, और जो अनचार्ज ट्रांसफर RNA है वो रिमूव हो जाता है, ठीक है। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि ट्रांसफर RNA की चार्जिंग होती है और फिर वो आके लगता है। With the help of 70S initiation complex, the elongation cycle can begin. It involves the 3 elongation factor, TU, TS, and EFG, GTP, uncharged transfer RNA, and the 70S इनिशिएशन कम्प्लेक्स। अगर आपसे पूछ लें कि elongation फैक्टर के कंपोनेंट क्या हैं, elongation प्रोसेस के कंपोनेंट क्या हैं, तो ये आपने बता देने हैं कि EFTU, EFTS, EFG, GTP, चार्ज ट्रांसफर RNA एंड 70S इनिशिएशन कम्प्लेक्स। elongation इज डिवाइडेड इनटू 3 स्टेप्स। सबसे पहले क्या होता है, माइनो असाइल ट्रांसफर RNA जो है वो उसकी डिलीवरी होती है। elongation फैक्टर TU is required to deliver the amino acyl transfer RNA to A site, जो पहला मैथियोनिन आके लगता है, यानी कि
UCA लगता है। तो सबसे पहले ये elongation factor 2 उसको लेके आता है। Energy is consumed in this step by the hydrolysis of GTP. The release of EFTU GTP complex is regenerated with the help of EFTS। यानी कि ये जो एनर्जी रिलीज हुई होती है इसको दोबारा से रिकन्वर्ट करता है elongation factor TS, और ये दोबारा GTP में कन्वर्ट हो जाती है और फिर ये दोबारा फंक्शन परफॉर्म करने के लिए कैपेबल होती है। In the EFTU and EFTS exchange cycle, EFTS displays the GTP। ये मैं आपको बता चुका हूँ कि वो GTP में कन्वर्ट कर देता है और वो दोबारा रीयूजेबल हो सकती है। All amino-acyl transfer RNA conform this complex with EFTU except the initiation transfer RNA। ये कम्प्लेक्स सारे यानी कि ये elongation फैक्टर सारे दूसरे अमीनो एसिड की हेल्प करते हैं फर्स्ट अमीनो एसिड को छोड़ के विच इज कोडिंग फॉर AUG। ये जो AUG है उसके लिए इन elongation फैक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ती। बकाया जो अपकमिंग एक साइड के ऊपर आके लगेंगे उनके लिए ये elongation फैक्टर की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये जो elongation फैक्टर TU है ये पहले अमीनो एसिड को ऐड नहीं करेगा बल्कि अपकमिंग जो आ रहे हैं अमीनो एसिड उनको ऐड करेगा GTP की मौजूदगी में। तो पहला खुद ही आके स्कैन करके कहाँ पे मैथ्यूनिन है उधर आके लग जाएगा। ये आप देख सकते हैं ये जो पहला लगा हुआ है, ठीक है, इधर वन साइड के ऊपर, ठीक है, पहला अमीनो एसिड मैथ्यूनिन इधर आके लगा हुआ है। फिर जो अपकमिंग एक साइड के ऊपर ऐड होना है अमीनो एसिड उसके लिए एनर्जी चाहिए होगी। वो एनर्जी कहाँ पे से मिलेगी, ये GTP से मिलेगी और इसमें elongation फैक्टर TU इसकी हेल्प करेगा। ठीक है, जब ये एनर्जी प्रोवाइड कर देगा तो ये ट्रांसफर RNA इधर ट्रांसफ़र हो जाएगा और ये जो है ये एनर्जी इसकी रिलीज़ हुई है तो ये दोबारा जो है ये जो TS होगा इसको दोबारा जो TS है इसको दोबारा GTP में कन्वर्ट कर देगा और ये दोबारा रीयूज़ हो सकता है। ठीक है, तो ये है इसका प्रोसेस। ये जब एनर्जी ये अमीनो एसिड इधर ए साइड पे दे देता है तो ये जो एनर्जी रिलीज होती है EFTU यानी कि GTP की फॉर्म में आता है जो, तो ये जो TS फैक्टर होता है ये दोबारा इसको रीजनरेट कर देता है GTP में। तो ये दोबारा अवेलेबल होता है कि एक और अमीनो एसिड इसके अंदर ऐड करें। तो बहरहाल यहाँ पे क्या होता है कि GTP क्या करता है ये elongation फैक्टर TU की मौजूदगी में अमीनो एसिड ऐड करता है किसके अंदर, ए साइड के ऊपर। और जब ये ए साइड के ऊपर ऐड हो जाता है यहाँ पे तो ये GTP की फॉर्म में आ जाता है। GTP को दोबारा GTP में कन्वर्ट करने के लिए फिर TS फैक्टर आता है किस एंजाइम की मौजूदगी में, इसमें पेप्टाइडल ट्रांसफरेज एंजाइम की मौजूदगी में ये होता है। तो बहरहाल ये अमीनो एसिड लग गया। अब क्या होगा, अब अगला प्रोसेस है ट्रांसलोकेशन का। ठीक है, ट्रांसलोकेशन में क्या होगा, ट्रांसलोकेज एंजाइम की मौजूदगी में और इसमें ATP GTP भी लगती है, elongation फैक्टर G की मौजूदगी में होता है कि ये जो P साइड है, ठीक है, ये एक ही जगह पे आ जाएगी और एक जो है वो आगे नई जगह पे चली जाएगी और ये एग्जिट साइड आ जाएगी। यहाँ पे जो अमीनो एसिड ट्रांसफर RNA अमीनो एसिड दे चुका है वो रिलीज हो जाएगा, इसलिए इसको हम एग्जिट साइड कहते हैं। ये देखें ये एग्जिट साइड है, यहाँ से ट्रांसफर RNA ये ट्रांसलोकेशन आगे हुई है तो यहाँ पे आ गया था ट्रांसफर RNA और ये मूव हो गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहले ही मैथ्यूनिन लगा हुआ है और नया अमीनो एसिड ए साइड के ऊपर ऐड होता है किसकी मौजूदगी में, GTP की मौजूदगी में और elongation फैक्टर TU की मौजूदगी में। जब वो ऐड कर लेता है तो ये इसकी जो एनर्जी ख़त्म हो जाती है, ये दोबारा चार्ज हो जाता है TS फैक्टर की मौजूदगी में, elongation फैक्टर TS की मौजूदगी में ये दोबारा GTP में कन्वर्ट हो जाता है और एक और अमीनो एसिड को ऐड करने के लिए ये अवेलेबल होता है। फिर यहाँ पे क्या होता है कि ये अमीनो एसिड ऐड हो गया है, फिर ट्रांसलोकेशन होती है किस फैक्टर की मौजूदगी में, EFG फैक्टर की मौजूदगी में और GTP एनर्जी लगती है। तो जो P साइड है वो एक ही जगह आ जाती है और
पी ए थोड़ी सी आगे चली जाती है। तो इस तरह ये रिसाइकल होता रहता है और प्रोटीन का सिंथेसिस का प्रोसेस चलता रहता है। तो ये प्रोटीन की इलांगेशन यानी कि अमीनो एसिड की जॉइनिंग तब होती है, पेप्टाइड बॉन्ड तब बनते हैं जब दोनों सब यूनिट 30s और 40s आपस में बाइंड करते हैं। After amino site transfer RNA delivery, A and P site are both occupied and two amino acids are to be joined are in close proximity. वहाँ पे पेप्टाइडल ट्रांसफरेज उनके दरमियान पेप्टाइड बॉन्ड बना देता है, ठीक है, और फिर उनकी ट्रांसलोकेशन होती है, और ट्रांसलोकेशन किसकी मौजूदगी में होती है? ट्रांसलोकेज एंजाइम की मौजूदगी में, और इसमें एलांगेशन फैक्टर जी हेल्प करता है, और इसमें एक एनर्जी का मॉलिक्यूल भी यूज होता है। तो ये प्रोसेस इस तरह होता रहता है जब तक कि स्टॉप कोडॉन ना आगे आ जाए। यूं ही स्टॉप कोडॉन आता है तो उसमें रिलीजिंग फैक्टर प्रोटीन आ जाती हैं, ठीक है, RF1 RF2 और RF3 वो प्रोटीन सिंथेसिस की एग्जिट करने में हेल्प आउट करते हैं। तो टर्मिनेशन तब होती है जब कोई ये कोई भी स्टॉप कोडॉन आ गया, तो इसमें रिलीजिंग फैक्टर भी आ जाते हैं, और ये जो 5' end of messenger RNA gave rise to the protein N terminus, and the direction of the translocation can be therefore be seated where N to C terminal, यानी कि जो लेफ्ट साइड पे माइनो टर्मिनल होगा, राइट साइड पे आपका कार्बोक्सिलिक एंड होगा, तो N to C, ठीक है। माइनो ग्रुप हमेशा प्रोटीन के अंदर लेफ्ट साइड पे होता है, यानी कि N साइड हमेशा लेफ्ट साइड पे होती है और कार्बोक्सिलिक साइड हमेशा राइट साइड पे। तो जहाँ पे भी ये स्टॉप कोडॉन आ जाएंगे वहाँ पे प्रोकैरियोट्स के अंदर ये टर्मिनेशन हो जाएगी प्रोटीन की सिंथेसिस की। इसमें आपको मैंने बताया कि रिलीजिंग फैक्टर जो 3 होते हैं वो भी हेल्प करते हैं, ठीक है, टर्मिनल पेप्टाइडल ट्रांसफर आरएनए बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए। द रिलीज ऑफ द फ्री पॉलीपेप्टाइड एंड द लास्ट अनचार्ज ट्रांसफर आरएनए फ्रॉम द फ्री साइट, ये इनका रोल होता है। द डिसोसिएशन ऑफ, जब प्रोटीन सिंथेसिस कंप्लीट हो जाती है फिर ये दोबारा 30s और 50s बन जाते हैं। ये किस तरह काम करते हैं? रिलीजिंग फैक्टर 1 जो है वो रिकॉग्नाइज करता है किस टर्मिनेशन कोडॉन को, UAG को, ठीक है, और UAA को, ये दो कोडॉन को रिकॉग्नाइज करता है और वहाँ पे प्रोटीन खत्म हो जाती है। और RF2 जो है वो रिकॉग्नाइज करता है UGA और UAA, ठीक है। और इस तरह यहाँ पे जो RF3 है उसका रोल अभी तक जो है वो अननोन है। तो ये मैं आपको बता चुका हूँ कि ये रिलीजिंग फैक्टर RF1 और RF2 ये रिकॉग्नाइज करते हैं स्टॉप कोडॉन को, और इस तरह प्रोटीन सिंथेसिस रुक जाती है। पोली राइबोसोम्स क्या होते हैं? सिंगल स्ट्रैंड ऑफ पोली यानी कि जो प्रोटीन की सिंथेसिस एक साइड से नहीं हो रही होती बल्कि मल्टीपल साइड से हो रही होती है, तो इसमें पोली राइबोसोम का रोल होता है। A single strand of messenger RNA is translated simultaneously by many ribosome and spaced closely together, ठीक है। Such cluster of ribosome are called polysomes and polyribosomes. The simultaneous translation of a single messenger RNA by many ribosome allow highly efficient use of the messenger RNA, ठीक है, क्योंकि वो पोली मैनी जगह पे हो रही होती है। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी हो रही है, यहाँ पे भी हो रही है, यहाँ पे भी हो रही है, और जहाँ पे भी हो रही होती है। ये दो टेबल अगर आपने याद कर लिए तो इसका मतलब है आपने सारा कुछ याद कर लिया। ये तो मैं आपको बड़ी डिटेल में पकड़ा चुका हूँ ये सारी चीज़ें। ये एंड वाली फोल्डिंग एंड पोस्ट ट्रांसलेशनल प्रोसेसिंग, ठीक है, स्पेसिफिक एंजाइम को फैक्टर एंड कंपोनेंट फॉर removal of initiation residue and signal sequence, additional proteolytic processing, यानी कि एक्स्ट्रा अगर सीक्वेंस है तो उसमें प्रोटियोलिटिक एक्टिविटी आ जाएगी। मॉडिफिकेशन होनी होती है। मॉडिफिकेशन क्या होती है? या मिथाइल ग्रुप ऐड आ जाता है, या मिथाइल ग्रुप ऐड आ जाता है, या कार्बोक्सिलिक ग्रुप आ जाता है, या कार्बोहाइड्रेट आ जाते हैं, या कोई और प्रोस्टैटिक ग्रुप आ जाता है। ये है यूकैरियोटिक की जो है और प्रोकैरियोटिक की जो ट्रांसलेशन है उसका मेजर डिफरेंस है, फैक्टर जो इन्वॉल्व होते हैं। अगर आपने ये टेबल याद कर लिया तो इसका मतलब है आपको डिफरेंस आ जाएंगे कि प्रोकैरियोट और यूकैरियोट की ट्रांसलेशन में
क्या फ़र्क है। तो इनिशिएशन फैक्टर F1 प्रिवेंट प्री मैच्योर बाइंडिंग ऑफ ट्रांसफर RNA टू ए साइट। ठीक है, बड़ा सिंपल है। ये मैं आपको डिटेल में बता चुका हूँ, या आपको पीछे लेक्चर में मेरे से देख लिया। यूक्रियोट्स की इधर डिटेल नहीं है, तो यूक्रियोट्स की डिटेल मैं अभी आपको इधर से करा देता हूँ। तो ये जो लॉन्गेशन फैक्टर 2 है, इट फैसिलिटेट द बाइंडिंग ऑफ इनिशिएटिंग मैथ्यूनिन ट्रांसफर RNA टू 40S सब यूनिट ऑफ द राइबोसोम्स। तो ये जो लॉन्गेशन फैक्टर F2 है, ये सबसे पहला जो एंटीकोडोन होता है ट्रांसफर RNA का, विच इज UAC, उसको लगा के लाता है मैसेंजर RNA के ऊपर। और लॉन्गेशन फैक्टर 2B और 3 का क्या रोल होता है? फर्स्ट फैक्टर टू बाइंड द 40S सब यूनिट एंड फैसिलिटेट सबसीक्वेंट स्टेप, अगले जो स्टेप्स होंगे, यानी कि जो एंट्री साइट के ऊपर आके माइनो एसिड ऐड होते हैं। elongation factor 4A RNA helicase activity removes candy structure in the messenger RNA to permit binding to 40S subunit part of the elongation factor 4F complex। ठीक है, तो ये इसका बहुत आम रोल है कि अगर कोई कैंडी स्ट्रक्चर आ रहा है, हेयर पेन लूप बनी हुई है मैसेंजर RNA के अंदर, उसको ये खत्म करके ये 40S सब यूनिट को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। जो इलांगेशन 4E है, ये क्या करता है? जो 5 कैप जो होती है जिसमें मिथाइल ग्रुप होता है, उसको ये रिकग्नाइज करता है और वहाँ से फिर इलांगेशन कम्प्लेक्स जो है वो स्टेबलाइज हो जाता है। जो EF4G है, बाइंड टू ELF4E एंड टू द पोली A बाइंडिंग प्रोटीन पार्ट ऑफ द लॉन्गेशन फैक्टर 4F कम्प्लेक्स। ये जो है ELF5 और ELF6, इनका बहुत इम्पोर्टेंट रोल है, इनका आपने ज़हन में रखना है। Elongation factor F5 promote dissociation of several other initiation factor from 40S subunit as prelude to dissociation of 16S subunit to form 80S initiation complex। इसका क्या रोल होता है कि जो अपकमिंग माइनो एसिड हैं वो तभी ऐड होने हैं जब 40 और 80S का कम्प्लेक्स बनेगा, और फिर जो है ना लॉन्गेशन स्टार्ट होगी। तो लॉन्गेशन फैक्टर 6 फैसिलिटेट डिसोसिएशन ऑफ इनएक्टिव 80S राइबोसोम इनटू 40 एंड 60S। अगर वो प्रोटीन सिंथेसिस सही तरीके से नहीं हो रही तो इनको वो डिसोसिएट कर देगा। इनहिबिटर कौन से हैं? क्लोरोमफेनिकोल इनहिबिट करता है पेप्टाइडल ट्रांसफरेज को और प्रोटीन सिंथेसिस रोक जाती है। साइक्लोहेक्सिमाइड क्या करती है? पेप्टाइडल ट्रांसफरेज को इनहिबिट करती है यूक्रियोट के लार्ज सब यूनिट में। एरिथ्रोमाइसिन के क्या करती है? ट्रांसलोकेशन को इनहिबिट करती है और प्रोटीन सिंथेसिस रुक जाती है। फ्यूसिडिक एसिड क्या करती है? ये भी लॉन्गेशन फैक्टर G को ब्लॉक करता है। पारोमाइसिन क्या करते हैं? इंक्रीज द राइबोसोमल आयरन रेट, जिसकी वजह से प्रोटीन सिंथेसिस रुक जाती है। प्यूरोमाइसिन क्या करती है? माइनोसाइल ट्रांसफर का RNA है और ये चेन टर्मिनेशन जल्दी कर देती है। स्टेप्टोमाइसिन क्या करती है? काजेज द मैसेंजर RNA मिस रीडिंग और प्रोटीन सिंथेसिस रुक जाती है। टेट्रासाइक्लिन क्या करती है? ये बाइंड कर जाती है माइनोसाइल ट्रांसफर RNA के स्मॉल यूनिट को और प्रोटीन सिंथेसिस रुक जाती है। डिप्थीरिया टॉक्सिन क्या करती है? ये लॉन्गेशन फैक्टर F2 को बाइंड करती है और प्रोटीन सिंथेसिस रुक जाती है। तो डिप्थीरिया टॉक्सिन इज ए डिजीज रिजल्टिंग फ्रॉम बैक्टीरियल इन्फेक्शन बाय कोरिन बैक्टीरियम डिप्थीरिया। डिप्थीरिया टॉक्सिन क्या है? इसमें 535 अमीनो एसिड की प्रोटीन होती है जो कि डिजीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। डिप्थीरिया टॉक्सिन स्पेसिफिकली इनएक्टिवेट द यूकैरियोटिक एलॉन्गेशन फैक्टर EF2, जिसकी वजह से प्रोटीन की जो सिंथेसिस है वो रुक जाती है। Heme and globin synthesis regulation in eukaryote, the availability of heme control globin synthesis, high level of elongation factor F, ELF2 and GTP is essential for globin translation and synthesis। Elongation factor F2 is named heme regulatory inhibitor, जिसमें HR1 भी कहते हैं इसको, also called heme controlling repressor, regulate the globin synthesis based on the प्रेजेंस एंड absence ऑफ हीम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन इन प्रोक्रियोट। इसमें ओप्रोन्स का रोल होता है इन जेनेटिक्स एंड ओप्रोन इज ए फंक्शनल यूनिट ऑफ जीनोमिक डीएनए कंटेनिंग क्लस्टर ऑफ जीन्स अंडर द कंट्रोल ऑफ ए सिंगल प्रमोटर। सिंगल, मैंने आपको बताया था कि मल्टीपल जीन्स मल्टीपल प्रोटीन बना रहे होते हैं प्रोक्रियोट्स के अंदर, जो फर्स्ट लेक्चर था रेप्लिकेशन का। Operon occurs primarily in prokaryotes, and operon is made up of several structural genes arranged under the common promoter and regulator by a common operator. It is defined as a set of adjacent structural genes plus the adjacent regulatory signal that affect the transcription of the structural gene. तो इसमें क्या रोल होता है? एनोप्रोन इज मेड अप ऑफ 4 बेसिक डीएनए कंपोनेंट। ये आपने याद रखने हैं। वो कौन कौन से हैं? प्रमोटर है, रेगुलेटर है, ऑपरेटर है और स्ट्रक्चरल जीन है। प्रमोटर, रेगुलेटर, ऑपरेटर एंड स्ट्रक्चरल जीन। प्रमोटर में क्या है? मैंने आपको बताया था अपस्ट्रीम सीक्वेंस होती है -35 से -10 तक, जहाँ पे जो है वो ट्रांसक्रिप्शन वगैरह स्टार्ट होनी होती है। रेगुलेटर क्या होता है? दीज जीन कंट्रोल द ऑपरेटर जीन इन cooperation with the certain component called inducer and co-repressor present in the cytoplasm. Operator का काम क्या रोल होता है? Segment of DNA that repressor bind to it control the production of messenger RNA from structural gene. तो ऑपरेटर का बड़ा आम रोल प्ले करता है कि अगर इसके ऊपर कोई रिप्रेसर लग गया तो ये आगे प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होने देगा। तो अगर रिप्रेसर लगा हुआ है ऑपरेटर के ऊपर तो वो प्रोटीन की सिंथेसिस नहीं होने देगा। स्ट्रक्चरल जीन द जीन दैट आर को-रेगुलेटेड बाय द ओप्रोन। लैकोप्रोन को देख लेते हैं। लैकोप्रोन कंटेन जीन्स फॉर द यूज ऑफ लैक्टोज एज ए एनर्जी सोर्स। Regulatory region of the operon include the cap binding region, promoter and the operator. The coding region contains genes that gene for 3 enzymes. Beta glycosidase क्या करता है? ये एनर्जी प्रोड्यूस करता है, ग्लैक्टोज प्रोड्यूस करता है और ग्लूकोज प्रोड्यूस करता है। परमीएज है और ट्रांसएसिटाइलेज है। ये आप देखें, लैक्टोज अंदर जाती है, वो ग्लूकोज और ग्लैक्टोज में कन्वर्ट हो जाती है और उससे फिर एनर्जी मिलती है। ये आप देखें, रिप्रेसर जीन अगर मैसेंजर आरएनए, रिप्रेसर जीन की क्या होती है? मैसेंजर आरएनए बनता है और इससे रिप्रेसर प्रोटीन है। अगर ये ऑपरेटर के ऊपर आके लग जाएगी तो ये आगे रिस्पॉन्स जीन को एक्सप्रेस नहीं होने देगी। रिप्रेशन इन जीन इन द एब्सेंस ऑफ लैक्टोज रिप्रेसर बाइंड टू द ऑपरेटर विच प्रिवेंट ट्रांसक्रिप्शन। या अगर ये ऑपरेटर के ऊपर लग जाएगी, ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगी, मैसेंजर आरएनए नहीं बनेगा और उससे प्रोटीन नहीं बनेगी। नेगेटिव रेगुलेटरी एलिमेंट हैं ये इंडक्शन, लैक्टोज की मौजूदगी में इंडक्शन होती है। लैक्टोज अगर है तो रिप्रेसर जो मैसेंजर आरएनए बना रहे होते हैं तो लैक्टोज उसको जो है वो इधर लगने नहीं देती और उसको रिप्रेस करती है, यानी कि उसको उससे बाइंडिंग से रोकती है। Lactose present allow lactose bind to the repressor. Repressor change the shape and cannot bind to the operator. यानी कि जब लैक्टोज लग जाएगी तो उसकी शेप चेंज हो जाएगी रिप्लेसर प्रोटीन की और वो फिर ऑपरेटर के ऊपर लग नहीं सकेगा और प्रोटीन सिंथेसिस जो है वो स्टॉप नहीं होगी। आरएनए पॉलीमरेज बाइंड टू द प्रोमोटर एंड इनिशिएट्स द ट्रांसक्रिप्शन। पहले आरएनए मैसेंजर आरएनए बनता है और उससे फिर प्रोटीन बनती है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। तो ट्रांसलेशन क्या होती है ये मैं आपको बता चुका हूँ कि मैसेंजर आरएनए के बाद जो इन्फॉर्मेशन होती है वो प्रोटीन में होती है और इसमें 64 कोडोन होते हैं और एक स्टार्ट, अब तो एक स्टार्ट और एक ही स्टॉप है, क्योंकि दो जो स्टॉप कोडोन है वो सम टाइम है सिलिनोसिस्टीन और पायरोलाइसिन को कोड कर रहे होते हैं। ये आपको पता है कि सबसे पहला जो मैसेंजर आरएनए में कोड होता है वो AUG होता है, जहाँ से प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट होती है। तो अगर राइबोसोम के अंदर देखें तो एक E साइड होती है, P साइड होती है और A साइड होती है। P साइड वो होती है जहाँ पे सबसे पहले आके जो UAC वाला एंटी कोडोन लगता है AUG के ऊपर और फर्स्ट अमाइनो एसिड मैथ्यूनिन ऐड होता है। ठीक है, जो फर्स्ट अमाइनो एसिड ऐड हो गया है। फिर लॉन्गेशन में क्या होगा? लॉन्गेशन फैक्टर का रोल है, मैं बता चुका हूँ बड़ी डिटेल में।
तो ये समरी है ट्रांसलेशन की। तो इसमें जो ये आप पी के ऊपर सबसे पहले जो माइनो एसिड है मैथ्यूनिन वो आके लगेगा, फिर ए साइड को हम एंट्री साइड ऑफ माइनो एसिड भी कहते हैं। यहाँ पे नया माइनो एसिड आके लगेगा, फिर इनके दरमियान जो है पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा और फिर ट्रांसलोकेशन होगी। ट्रांसलोकेशन में क्या होगा, 3 न्यूक्लियोटाइड आगे जाएंगे और जो ये माइनो एसिड ये दे चुका होगा, पेप्टाइड बॉन्ड बांध चुका होगा, तो ये ट्रांसफर आरएनए अनचार्ज हो गया होगा, तो ये एग्जिट साइड से रिलीज हो जाएगा। टर्मिनेशन तब होगी का जब कोई भी स्टॉप कोडॉन आ जाएगा तो टर्मिनेशन हो जाएगी। इसमें 3 रिलीजिंग फैक्टर जो प्रोकैरियोट्स के अंदर होते हैं उनका रोल होता है। तो दैट्स ऑल, ये बिल्कुल सिंपल सा है, इसको बड़ी अच्छी से तरह से सुने और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।